दोस्तों नमस्कार। राजनीति जब लीक से उतर चुकी हो, चुनावी तौर तरीके जब पारंपरिक रास्तों को भूल चुके हो, इस देश के भीतर मुद्दा संविधान से जुड़ चुका हो और ऐसे में पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर कोई सवाल यह खड़ा कर दे कि दरअसल दिल्ली की सत्ता हाल में चुनाव जीतना चाहती है और इसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ उसने अपने अनुकूल कर लिया है, तो क्या चुनावी समीक्षा की जा सकती है? या फिर दूसरी तरफ ममता बनर्जी की मौजूदगी इस दौर में विपक्ष को ऑक्सीजन क्यों देती है और दिल्ली की आंखों में क्यों खटकती है? क्या इस सवाल को उठाया जा सकता है? क्या वाकई महज इतनी सी बात है कि दिल्ली इस वक्त बंगाल में मौजूद है? वो प्रधानमंत्री हो, वो गृह मंत्री हो, वो पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स की फेहरिस्त ही क्यों ना हो, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जिनकी एक पहचान है, जिनके पास एक चेहरा है और उन्हें पता है कि दरअसल बंगाल के मजदूर इस देश के कमोवेश हर राज्य में नजर आते हैं और वह वोट देने लौटे भी होंगे। और कल पहले चरण की वोटिंग होगी, उसके बाद दूसरा चरण होगा और फिर इस देश के सामने चुनावी परिणाम होंगे। तो क्या वाकई यह चर्चा पारंपरिक तौर पर करनी चाहिए कि किस सीट पर किसका प्रभाव है, या फिर मुस्लिमों की तादाद ममता बनर्जी के साथ है या नहीं है, या फिर धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण करने की स्थिति में बीजेपी सफल हो पाई या नहीं हो पाई, या फिर जनता तक जो पहुंच और पकड़ टीएमसी ने बीते 10 वर्षों में बनाई है, उसने दरअसल वामपंथियों को भी पीछे छोड़ दिया जो सबसे लंबे वक्त तक पश्चिम बंगाल में सत्ता में काबिज रहे। यानी एक ऐसे चुनाव की परिस्थितियों के बीच हम आकर खड़े हैं जहां पे सबसे बड़ा सवाल यही है, पिछले बार के चुनाव और इस चुनाव में एक व्यापक अंतर आ चुका है। दिल्ली 2024 का चुनाव जीती तो जरूर, सत्ता में आई तो जरूर, लेकिन जो झटका उसको 272 के आंकड़े तक ना पहुंच पाने का लग गया, उसके बाद वो कोई चुनाव हारी नहीं है। वो हरियाणा का चुनाव हो, वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, वो दिल्ली का चुनाव हो, वो बिहार का चुनाव हो, अब वो चुनाव हारती नहीं है, क्योंकि उसके बाद से उसकी लोकप्रियता चरम पर है। और इस लोकप्रियता के चरम पे होने का मतलब यह होता है कि इस वक्त इस देश में दिल्ली की सत्ता इस बात को बर्दाश्त भी कर पाने की स्थिति में नहीं है कि अगर इस देश के भीतर अलग अलग राज्यों में उसका विरोध करती हुई सरकार जीत जाएगी तो फिर आने वाले वक्त में उसके सामने मुश्किल सवाल जरूर होंगे। ये मुश्किल सवाल होते क्या हैं और क्यों परंपरा और लीक छूट चुकी है? हमें लगता है आज उससे पहले आपके जहन में यह बात जरूर होगी कि पश्चिम बंगाल की जिन 152 सीटों पर वोटिंग कल होनी है, उसमें तो बड़ा हाथ टीएमसी के पास था। पिछले चुनाव तक लगभग 47% वोट भी उसी के हक में थे। बीजेपी के पास तो सिर्फ 40% वोट थे और उसके पास लगभग 59-60 सीटें थी। तो क्या ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर बीजेपी ने अपने आप को हर राज्य के अनुकूल बना लिया और जो क्षेत्रीयता की परिस्थिति चुनाव में क्षेत्रीयतावाद के जरिए उभरती थी, उसमें हरियाणा में किसी क्षेत्रीय दल की नहीं चली, महाराष्ट्र में किसी क्षेत्रीय दल की नहीं चली, बिहार में किसी क्षेत्रीय दल की नहीं चली और दिल्ली में तो जो दल जिन मुद्दों के आश्रय खड़ा हुआ उसकी तो बिल्कुल ही नहीं चली। तो फिर पश्चिम बंगाल में क्या बंगाली होना जरूरी है, या फिर बंगाल की अस्मिता को जो ममता बनर्जी अपनी मां माटी मानुष की राजनीति से जोड़ती है उसका कोई महत्व भी है क्या? आज इस सवाल पर इसलिए गौर कीजिएगा क्योंकि इस बदलती हुई दुनिया में भारत को बदलना तो होगा ही, और नहीं बदलेंगे तो दिल्ली की सत्ता डगमगा जाएगी। कोई सवाल पूछने वाला खड़ा हो गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वो किसी राज्य में अब चुनाव हारती नहीं है। यहां पर हो सकता है आपके जहन में एक सवाल तमिलनाडु को लेकर भी आ जाए, तो बेचैनी मत पालिए। हो सकता है 4 मई की परिस्थितियां आपके सामने परिणामों के तौर पर बिल्कुल एक नया नजारा पेश कर दे, लेकिन अभी तो जिक्र बंगाल का है और बंगाल का मतलब इस वक्त कम से कम
बंगाल का वो हिस्सा जो समुद्र किनारे लगता है, एक वक्त अंग्रेजों के लिए यह राजधानी हुआ करता था। दिल्ली तो बाद में बना। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश को खनन के जरिए चाहिए, जो पावर इस दौर में इस देश को चाहिए, जो पोर्ट्स यानी अपने तौर पर जिस पोर्ट्स पर मालिकाना हक इस देश में अडानी ग्रुप का रहता है, उसकी जरूरत सरकार को जिस तर्ज पर है, तो बंगाल तो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हर उस राज्य से है जिस राज्य में ये सारी चीजें नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है उस आर्थिक परिस्थितियों की लड़ाई की, जिसमें बीजेपी ने यूं ही नहीं कह दिया हर बेरोजगार को 3,000 रुपए दे देंगे, यूं ही नहीं कह दिया कि हर महिला को भी 3,000 दे देंगे, प्रेग्नेंट महिला को भी 3,100 रुपए दे देंगे और किसान सम्मान निधि को लेकर 9,000 रुपए भी दे देंगे। यानी किसी एक परिवार के भीतर अगर ये चारों परिस्थिति मौजूद रहे, जहां बेरोजगारी है, महिला है, प्रेग्नेंट महिला है, किसान है, तो एक झटके में इस देश में जो एक औसत कमाई है वो तकरीबन 18,000 है। जिनके पास नौकरियां हैं, परमानेंट नौकरियां हैं, तो इलेक्शन में जीत के साथ ही इस तरीके की परिस्थिति बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में खड़ी कर दी है। और पैसा सिर्फ उसी के पास है। या फिर पैसा किसी देश से कैसे बनाया जाता है और देश के भीतर अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतकर उसकी एक पाइपलाइन कैसे बिछाई जाती है जो दिल्ली तक पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था भी इस दौर में हर राज्य के साथ कैसे की गई, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बंगाल दिल्ली की जरूरत है और बंगाल में जमीनी तौर पर पकड़ ममता बनर्जी की है। बंगला अस्मिता का जिक्र करते हुए वह उन तमाम परिस्थितियों को जगाना चाह रही है जहां वोट 2021 के चुनाव की तर्ज पर नहीं बटे, बल्कि मैसेज खुले तौर पर आए कि दिल्ली साम दाम दंडभेद भुलाकर चुनाव जीतने मैदान में उतरी है और उसका सामना इस वक्त टीएमसी से हो रहा है। यहां कांग्रेस या वामपंथियों का जिक्र नहीं करना होगा, क्योंकि कमोवेश आज की तारीख की राजनीति में और वह भी चुनाव में लकीर बड़ी मोटी और बड़ी सीधी खिंचती है। या तो आप उस पार हैं या इस पार हैं। तो क्या बंगाल में 50% लोग बीजेपी के साथ हैं या 50% लोग टीएमसी के साथ हैं? इसमें अड़ंगा तो एसआईआर के जरिए लग चुका है, आज उसका जिक्र भी नहीं होगा। जिक्र इस बात का होगा कि दरअसल जिस बंगाल के भीतर जितनी पूंजी बांटने का जिक्र बीजेपी ने किया और नए तरीके से कमोवेश हर राजनीति में चुनाव जीतने के लिए जो मंत्र इस दौर में बीजेपी अपनाती रही, वो महाराष्ट्र में भी था, वो बिहार में भी था। वो शॉक एब्जर्वर के तौर पर काम करता है, यानी एक मैसेज कन्वे करता है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। और इसीलिए जब ममता बनर्जी ये कहती है कि इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी, 2,407 कंपनियां, यानी 2,40,000 फोर्स की तैनाती, यानी एक सुरक्षा कर्मी के दायरे में 100 वोटर, इतना तो इलेक्शन कमीशन भी सक्षम नहीं है, लेकिन वह भी पहली बार सक्षम हो गया। 1-2 दर्जन नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि 1,200 ऑब्जर्वर मैदान में इलेक्शन कमीशन ने उतार डाले हैं और खुले तौर पर इसका ऐलान कर दिया कि यह चुनाव सबसे पारदर्शी, सबसे बेहतरीन, सबसे श्रेष्ठ और इससे पहले ऐसा कोई चुनाव हुआ ही नहीं होगा जिसे आप देखने जा रहे हैं। तो इस चुनाव को देखें और इस पर कल चर्चा व्यापक तरीके से हो, उससे पहले जरा एक परिस्थिति को समझ लीजिए। इस देश से क्या बंगाल अलग है? बंगाल जीतने के लिए मोदी और शाह की जोड़ी निकल गई, लेकिन इस दौर में जो हालात देश के ऊपर हैं उसमें क्या देश हम हार तो नहीं रहे हैं? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें वो बेरोजगारी का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, वो सरकारी सुविधाओं का सवाल हो, वह किसानों का सवाल हो, वो मजदूरों का सवाल हो, सब कुछ पर और पूरे देश के भीतर मजदूर, किसान, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, जो टेक्निकल क्षेत्र में है, जो टेक क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, सब पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन इस वक्त बंगाल जीतना जरूरी है।
तो पूरी राजनीति की लकीर बंगाल में जाकर खड़ी हो गई है, क्योंकि वहां की जरूरत भारत की इकोनॉमी में कितना इजाफा करे या ना करे, लेकिन जिस कॉरपोरेट के साथ नेक्सस दिल्ली की सत्ता का है, उस कॉरपोरेट की जरूरत बंगाल पर काबिज होने की है। और ममता बनर्जी बार बार इस बात का जिक्र अपने तौर पर करती आई कि दरअसल संघीय ढांचा तोड़ दिया गया है। और संघीय ढांचा तोड़ने के मतलब में शुरुआत में सिर्फ सीबीआई का जिक्र था, फिर ईडी का जिक्र हुआ, फिर नौकरशाही का जिक्र हुआ, फिर दिल्ली द्वारा भेजे गए अधिकारियों का जिक्र हुआ, फिर राज्यपाल का जिक्र हुआ, और होते होते बात मीडिया से निकलते निकलते जुडिशरी तक चली गई, और सब कुछ उस राजनीति के कटघरे में जहां पर अब चुनाव होने वाले हैं। लेकिन एक क्षण के लिए जरा सोचना शुरू कर दीजिए, दुनिया भर के भीतर जो परिस्थितियां इस दौर में बन रही है, उसमें क्या वाकई हम कह सकते हैं कि बंगाल जीतना है, देश चाहे हार जाए? दो तीन बड़े निर्णय इस दौर में लिए गए। क्यों लिए गए? यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल में अब एथेनॉल की ब्लीडिंग होगी, यानी दुनिया भर से जो कच्चा तेल मंगाया जा रहा था, अब उसमें एथेनॉल मिलाकर जो हाइड्रोकार्बन के साथ सिंथेटिक कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं, उसमें एथेनॉल पर सहमति हो गई। इसी दौर में बड़े निर्णय के तौर पर यह भी सामने आ गया कि दरअसल अभी पहली बार पूरी दुनिया के बाजार में तेल की कीमत हर देश में बढ़ी है, यहां तक कि भारत के तमाम पड़ोसी देश हो, यूरोप हो या दुनिया का कोई भी देश हो, अमेरिका को भी उसमें शामिल कर लीजिए, तेल की कीमत सब जगह बढ़ी है, भारत में नहीं बढ़ी है। जब दुनिया के बाजार में तेल सबसे सस्ता था, तब भी भारत में तेल कॉम्पिटिटिवली सबसे महंगा मिल रहा था। यह इकोनॉमी साधने की वह परिस्थिति है जिसमें कोई सवाल देश के भीतर तभी होगा जब चुनाव हार जाएंगे। तो चुनाव जीतना जरूरी है, और जीतने के लिए जब निकले हैं तो जाहिर है ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, संविधान की दुहाई देंगे। वो कहेंगे कि देखिए संविधान दरकिनार कर दिया गया, फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया, चुनाव आयोग लग गया है। अरे जनाब, जब चुनावी तौर तरीके बदल गए, पॉलिटिक्स बदल गई, संसद तक मायने रखती नहीं है, और इस देश के इंस्टीट्यूशंस किसके लिए काम करते हैं ये बताने की जरूरत जब बची ही नहीं है, तो भी उस चुनाव पर हम जाएं? या आप ये समझें कि दरअसल इस दौर में लगातार विदेशी पूंजी जो शेयर बाजार में लगी थी वो निकल रही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 5,000 करोड़ रुपए निकल गए। उससे कहीं आगे की स्थिति, किसानों को सम्मान निधि बंगाल में 9,000 रुपए सरकार देने का वादा कर रही है। सब्सिडाइज रेट पर यूरिया भी मिलेगा, किसानों को लाभालाभ होगा। लेकिन इसी वक्त भारत में कोर सेक्टर का प्रोडक्शन सबसे नीचे, और उसमें फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन 1/4 कम हो गया है, 24.6%। और इसका असर पहली बार उस खाद्य योजना पर पड़ने जा रहा है जो 5 किलो मुफ्त अनाज इस देश में 80 करोड़ लोगों को दिया जाता है। क्योंकि खाद्य सुरक्षा पर खतरा इसलिए क्योंकि अभी का ही एनालिसिस वर्ल्ड बैंक करने लगा है कि भारत में लगभग 15% तक प्रति हेक्टेयर पैदावार कम हो जाएगी, किसानों की आय कम हो जाएगी। खाद कैसे पूरा करेंगे, उसकी क्या काली बाजारी हो रही होगी, जो हो रही है। छोटे किसानों के सामने मुनाफा और कम होगा, मुनाफा था नहीं, लागत मिलता तब वह भी नहीं मिल पाएगा। सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ने वाला है, सब्सिडी देते थे अब अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण हिस्से में मंदी आ जाएगी। इसके संकेत भी अब खुले तौर पर भारत के संदर्भ में आ चुके हैं। लेकिन उसी पश्चिम बंगाल के भीतर जहां सबसे बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, उस पर क्या असर होगा, कैसे असर होगा, राजनीति ने उससे चुप्पी थाम ली। 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि देंगे, इसके अलावे तमाम बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और एक पूरी कतार है। मैनिफेस्टो का जिक्र क्यों करें, क्योंकि अपनी तौर पर ममता बनर्जी भी तो सुविधाएं देने का जिक्र कर रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि इस वक्त भारत की अपनी स्थिति पूरी दुनिया के सामने जिस भी रूप में रहे, लेकिन इस वक्त मोदी शाह की जोड़ी भारत में हर चुनाव जिता देती है, जीत लेती है।
और जीतने की दिशा में जिस तर्ज पर आगे बढ़ती है उसमें विपक्ष कोई मायने रखता नहीं है। जब इस दिशा में पूरी फिलॉसफी जा चुकी है, तब अगला सवाल है इसका प्रभाव हर जगह पड़ेगा, कॉरपोरेट सेक्टर पे पड़ेगा। तो उस कॉरपोरेट सेक्टर को बंगाल क्यों चाहिए? और बंगाल चाहिए तो क्या वो भरपाई या बंगाल के जरिए करेगा, जहां पे सस्ता लेबर मौजूद है, जहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जहां पे खादान हो या फिर पोर्ट्स हो, उसकी सुविधा मौजूद है। अब उसको खुले तौर पर कॉरपोरेट के हिस्से में वो चीजें आएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी के दौर में भी अंबानी अडानी हाथ मिला चुके हैं। लेकिन जो बात दिल्ली की सत्ता के साथ हाथ मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपने महत्व को बताते हुए मुनाफा कमाने की है, वो ममता बनर्जी के आसरे चल नहीं सकती है। तो उसको अपने हाथ में लेने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो फिर जो इमरजेंसी स्टॉक है फर्टिलाइजर का, उसको रिलीज हम कर देंगे। बुआई का वक्त आ रहा है। पूरी दुनिया में सप्लाई चेन टूट चुका है, लॉजिस्टिक कॉस्टली हो चुका है। हमारे लिए भी मुश्किल है कि पूरे मिडिल ईस्ट से जो भारत की इकोनॉमी पर जो मदद मिलती थी वहां से वो बंद हो गई। तो अब रास्ता रूस की दिशा में जाएगा, अमेरिका की दिशा में जाएगा, कनाडा की दिशा में जाएगा, अफ्रीकी देशों की दिशा में जाएगा। ये सारे सवाल हैं। एलपीजी मिल नहीं पा रहा है बंगाल के भीतर भी, बिहार में भी, जहां बीजेपी जीती है। मुश्किल हालात में सूरत से मजदूर छोड़कर वापस लौट रहे हैं अपने अपने घरों में, वो बंगाल भी लौट रहे हैं। वोट देने से ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वहां तो भोजन मिल पाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि एलपीजी नहीं है। और सरकार ने ही बता दिया कि दरअसल इस दौर में एलपीजी का जो उपयोग होता था उसमें 13% की कमी सीधे तौर पर, और जो मुश्किल हालात है उसमें लगभग 27% की कमी आ चुकी है। जो हमारे यहां कोल है, वो कोल कोर सेक्टर में आता है, वह भी 3% ग्रोथ नीचे चला गया। क्रूड ऑयल का 5% नीचे चला गया। रिफाइनरी प्रोडक्ट हो, फर्टिलाइजर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सब का प्रोडक्शन नीचे चला गया। लेकिन हमें बंगाल हर हाल में जीतना है। हमें लगता है आज इस बंगाल का संदर्भ करते करते पूरी दुनिया के सामने जो दृश्य है उसमें दिल्ली के लिए बंगाल जीतने का मतलब यह है कि बंगाल हारते ही इस देश भर के भीतर ये सवाल खड़े हो जाएंगे कि इतने बड़े संकट को लेकर अब आपके पास रास्ता क्या है, आप जवाब दीजिए। और वो जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं होंगे। और जीत जाएंगे तो जीते इसीलिए क्योंकि जनता हमारे साथ खड़ी है। इस मैसेज के साथ ये चुनाव हो रहा है। और आज इसीलिए हमें लगता है जिक्र करना चाहिए यूरोपियन यूनियन का जो बैंक है, उनकी जो डायरेक्टर है, जब वो कहने लगी खुले तौर पर कि आने वाले वक्त में आपको खाने की राशनिंग करनी पड़ेगी, और इसके दायरे में आने वाले मध्यम वर्ग के देश और गरीब देश, उनकी हालत तो और बुरी होने वाली है। भारत प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से गरीब है, इकोनॉमी के लिहाज से विकासशील देश है, मध्यम वर्ग में आता है, लेकिन वो विकसित नहीं। और विकसित देशों को जब वो चुनौती दे रही हैं और बता रही हैं, तो आज इस इलेक्शन के प्रोसेस में उनकी बात एक बार सुनिए। A third of the fertilizers is shipped through the Strait of Hormuz. Now, that is also at risk. So if the disruption persists long enough, the adjustment shifts from prices, which we are putting up with now, to possibly rationing, with very different economic consequences. Higher prices are primarily inflationary. Shortages hit output directly and are worse for growth. Jet fuel prices have roughly doubled since the outbreak of the conflict, and rationing has been imposed at some individual airports in Europe since early April. And I'm not talking about what's happening in the rest of the world. I'm just back from the IMF and the World Bank spring meetings, like many of you, and you might have bumped into colleagues from Asia, in particular some of the low-income countries or emerging market economies that are taking a much more severe hit than us and are moving into Russia. अब इसको सुनने के बाद हो सकता है बंगाल का कौन सा तबका कितना खुश हो, यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सच या कहें मैनिफेस्टो तले इस देश की हकीकत क्या है, मैनिफेस्टो बंगाल के लिए तैयार किया गया क्योंकि चुनाव वहां पर हो रहे हैं।
लेकिन इस देश की परिस्थितियों को अगर परखें तो बेरोजगारों को 3,000 रुपए दिए जाएंगे और इस देश में डिग्रीधारी नहीं बकायदा प्रोफेशनल्स। मेटा ने 8,000 कर्मचारियों की छटनी के आदेश दे दिए। अमेजन 30,000 लोगों की छटनी कर चुका है, जिसमें 10,000 के पास जो भारतीय थे उनके पास वो लेटर आ गया। 2025 में यानी 2024 के चुनाव के बाद लगभग 73,000 नौकरियां भारत के भीतर टेक कंपनियों के जरिए गई है, जो 2024 में लगभग 1,53,000 थी। फेसबुक में भी तुरंत ही कंटेंट मॉडरेशन के साथ जुड़ी हुई एक कंपनी समा करके है, उसने 1,100 लोगों को निकाल दिया। हम यहां पर इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों में ताले लग रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले वो तमाम कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। इस देश के भीतर रोजगार का संकट गहराने लगा है, प्रोडक्शन डाउन हो चला है, कोर सेक्टर नीचे है। यह डरने डराने की बात नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है, इस देश ने एक सरकार चुनी है, उस सरकार को बंगाल जीतना है, चाहे देश हार क्यों ना जाए, और जीतना इसलिए है उसके बाद कोई सवाल ना करे। बाकी संकेत में आप समझ जाइए, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी क्यों बजा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।